नमस्कार दोस्तों, रतन जी एस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाइकर पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो टीसीएस के द्वारा एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि फरवरी 2023 तक पूर्ण रूप से अपडेटेड है। दोस्तों, इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और ये पुस्तक पूर्ण रूप से चैप्टर वाइज विभाजित है। दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो इसमें सारे के सारे प्रश्न हिंदी माध्यम में देखने को मिलेंगे। और बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को कवर करने वाली है या किस एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, तो यह पुस्तक है दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, स्टेनो, उसके बाद में दोस्तों दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट और भी जितने सरकारी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को यह पुस्तक कवर करने वाली है। दोस्तों, इस पुस्तक के सबसे पहले विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 9 चैप्टर हैं और 9वां चैप्टर जो करंट अफेयर्स का है उसका अध्ययन हम लोग इस पुस्तक में नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम लोग 8 खंड का ही या 8 चैप्टर का ही हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इन 8 अध्यायों के बारे में बात करें दोस्तों तो पहला अध्याय स्ट्रेटेजी के, जिसको कि पूर्ण रूप से हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद में इतिहास के तीनों पोर्शन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में राज्य व्यवस्था, भूगोल, यहाँ तक हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद में जीव विज्ञान को भी हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। इसके बाद में 3 सेक्शन बच रहा है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बच रहा है, जिसमें कि आज के सेशन में दोस्तों हम लोग फिजिक्स अर्थात भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग भौतिकी के बारे में। भौतिकी को जब खत्म करेंगे उसके बाद में हम लोग रसायन को देखेंगे और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स को देखेंगे। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं भौतिकी के साथ और देखते हैं फिजिक्स के प्रश्नों को। इसके पहले दोस्तों हम लोग फिजिक्स का या भौतिकी का जो विषय सूची है उसको हम लोग देख ले कि इसमें हमने कौन कौन सा अध्ययन को या किस किस विषय का हमें अध्ययन करना है, किस किस टॉपिक को के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहला है दोस्तों प्रकाश और प्रकाशिकी, उसके बाद में ऊष्मा और ऊष्मा प्रवेशिकी, उसके बाद में दोस्तों तरल यांत्रिकी, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, उसके बाद में बल और दबाव, उसके बाद ध्वनि और फिर उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण। यहाँ तक दोस्तों हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले आप लोग इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों भौतिकी विज्ञान के बारे में। पहला ही चैप्टर है दोस्तों हम लोग का प्रकाश और प्रकाशिकी। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए बात करें तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के आकार का जो निम्नलिखित में से सम्मेलन दिया हुआ है या जो युग्म दिया हुआ है उसमें से जो सही नहीं है वह है दोस्तों कि अनंत पर, सी पर और अत्यधिक छोटा, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि दोस्तों अनंत पर, सी पर और अत्यधिक छोटा, इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं और पहला है दोस्तों अवतल और दूसरा है उत्तल। कहने का मतलब है कि एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। लेकिन अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो है इसके बारे में हम लोग बात करें तो वस्तु की स्थिति, यदि प्रतिबिंब की स्थिति और उसके बाद में प्रतिबिंब जो है वो प्रकृति एवं आकार के बारे में बात करें तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर बनेगा और फिर प्रतिबिंब का प्रकृति और आकार की बात करें तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बिंदु आकार बनेगा। इसके बाद में बात करें तो केंद्र अर्थात सी पर रहे तो सी और एफ के बीच में फोकस पर बनेगा और इसकी प्रकृति छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। वहीं जब केंद्र पे वस्तु रहे तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब केंद्र पर बनेगा और इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा और समान आकार के बनेंगे। जबकि केंद्र और फोकस के बीच में रहे तो केंद्र से परे उसके बाद में इसका प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी दोस्तों वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। जबकि फोकस पे वस्तु को रखा जाए तो इसकी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी और इसके प्रतिबिंब की प्रकृति होगी दोस्तों वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। इसके बाद में यदि बात करें कि फोकल लंबाई पर यदि रहे तो वस्तु की प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगी और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगी और उसके बाद में दर्पण के पीछे रहे तो यह भासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न के बारे में।
दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है। दोस्तों इसमें सही व्यंजक हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अर्थात गोलाकार दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों अवतल दर्पण, यदि परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार हो वो होता है दोस्तों अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है यदि उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर घुमावदार हो। उसके बाद में लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस सूत्र होता है दोस्तों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके बाद में तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना डैश कहलाता है। दोस्तों उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। भौतिकी में अपवर्तन एक तरंग का पुनर्निर्देशन है क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश से होती हुई सतह पर पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस जाती है तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वहीं प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो भौतिकी में एक कण से दूसरे कण से टकराने के कारण गति की दिशा में परिवर्तन होना ही प्रकीर्णन कहलाता है। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक का प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है। दोस्तों इसके कारण होता है ये नियमित परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है कि नियमित परावर्तन को एक निश्चित कोण पर एक चिकनी सतह से परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे बाथरूम के दर्पण पर प्रतिबिंब। दोस्तों विसरित परावर्तन खुरदुरी सतहों से उत्पन्न होता है जो कि समाचार पढ़ने की तरह सभी दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। दोस्तों एकाधिक परावर्तन, जब हम 2 दर्पण लेते हैं तो प्रकाश का एक स्रोत कई बार प्रतिबिंबित हो सकता है। जैसे नाई की दुकान में हम 2 दर्पणों के कई प्रतिबिंबों का उपयोग करके सिर के पीछे दिखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। वह है दोस्तों जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जर्मेनियम एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 के सिलिकॉन और टीन के बीच रासायनिक तत्व चांदी, ग्रे उपधातु, धातुओं और धातुओं के बीच गुणधर्मों में मध्यवर्ती है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोना और तांबा डैश और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे कि पीला प्रकाश निकलता है। दोस्तों सोना और तांबा जो है वो नीला और बैगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं जिसकी वजह से पीला प्रकाश निकलता है। सही ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन है इसका कि सोना और तांबा नीले और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे कि पीला प्रकाश निकलता है और इसलिए सोना और तांबे का रंग पीला होता है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और सूर्य की किरणें सफ़ेद रंग की होती है और 7 रंगों यानी कि बैगनी, नीला जामुनी, उसके बाद में नीला, हरा, नारंगी, पीला और लाल का मिश्रण होती है। दोस्तों हम आमतौर पर इसे विविग्योर कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक 2.42 है। दोस्तों किसका अपवर्तनांक 2.42 है। दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक 2.42 और कांच का 1.50 होता है। जबकि अपवर्तनांक सूचकांक की बात करें दोस्तों तो अपवर्तनांक सूचकांक जिसे कि अपवर्तनांक सूचकांक भी कहा जाता है और ये माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झोंकने को मापता है। दोस्तों प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जितना डिग्री कोण पे झोंकती है उसे ही अपवर्तनांक सूचकांक से मापा जाता है। इसके बाद में बात करें तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक अर्थात रिफ्लेक्शन इंडेक्स n = c/v के द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां c निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वहीं v प्रकाश का
कला वेग अर्थात फेज वेलोसिटी है। दोस्तों अपवर्तनांक सूचकांक वायु की बात करें तो 1.0003, जबकि जल में होता है दोस्तों 1.333। वहीं हीरा की बात करें तो हीरा में होता है दोस्तों 2.417 और बर्फ में 1.31, जबकि इथाइल अल्कोहल में 1.36 और निर्वात में 1 होता है। इसके बाद में बात करें तो अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश की चाल और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं के द्वारा अवशोषित होती है? वह है दोस्तों पीला रंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पीला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश में पीले रंग की तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाती है। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश समुद्र से टकराता है तो कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र की सतह में ही प्रवेश कर जाता है और पानी के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते रहता है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है? दोस्तों वह दर्पण है अवतल दर्पण, जिसका उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अवतल दर्पण का उपयोग ही वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत अर्थात लंबी दूरी तक फैलने देता है। इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परावर्तन होता है? दोस्तों प्रकाश का पार्श्व परावर्तन होता है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि समतल दर्पण जो है दोस्तों वो प्रकाश का पार्श्व परावर्तन को दर्शाता है। पार्श्व परावर्तन एक दर्पण छवि का उत्क्रमण है जो कि जहाँ वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। इसके बाद बात करें तो समतल दर्पण की विशेषता है दोस्तों कि ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, जबकि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच वस्तु और दर्पण की दूरी बराबर होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में क्या होता है? दोस्तों जो व्यक्ति बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें ज़्यादा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ज़्यादा दृष्टि दोष। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में ज़्यादा दृष्टि दोष होता है और बाईफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? दोस्तों स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है और इसके लिए जो प्रक्रिया जिम्मेदार होती है या जो परिघटना जिम्मेदार होती है वो होता है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। कहने का मतलब है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के परावर्तन अर्थात स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रमन प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एलईडी की पूर्ण रूप के बारे में बात करें तो एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अर्धचालक उपकरण है जो कि विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्यमान प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मायोपिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है और मायोपिया को माइनस या
आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या फिर कंटैक्ट लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस की उपयोग करना चाहिए। या जारा दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो जारा दृष्टि दोष को द्विफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित होती है। दोस्तों इसके लिए है रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रमन प्रभाव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित है, और इस सिद्धांत को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पोर्शन कटा हुआ है क्योंकि यह पीडीएफ जो है वो सही ढंग से तैयार नहीं की गई है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पोर्शन को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है। दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो मूल पथ है उससे प्रकाश के विचलन की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रकाश की किरण का इस विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम जल में अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम से अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें दोस्तों तो जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देती है, जबकि दूसरा उदाहरण है कि एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तल से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस घटना का क्या नाम है जो प्रकाश के प्रकीर्णन से अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उस घटना का क्या नाम है जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का सा लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है। वह घटना है दोस्तों एल्पेंग्लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एल्पेंग्लो। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एल्पेंग्लो वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। दोस्तों यह या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले बादलों से परावर्तित होने वाली अप्रत्यक्ष धूप है या फिर सूर्यास्त या सूर्योदय के पास होने वाली सीधी धूप है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। दोस्तों सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो है वो सफ़ेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सफ़ेद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफ़ेद होता है जिसमें कि हल्के लाल, नारंगी, पीला, हरा, उसके बाद में नीला जामुनी और वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियाँ शामिल होती हैं जो कि सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। दोस्तों रंग पैटर्न को याद करने के लिए एक शब्द याद रखें, वो शब्द है दोस्तों भिबग्योर जो कि शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो दर्पणों के द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या जो कि 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है वह कितनी है। वह है दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्नलिखित द्वारा दी गई है। वह है दोस्तों n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे को लंबवत रखने पर दर्पण है जो कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से n की बात करें तो n जो है वो बनाई गई छवियों की संख्या है और n = 360/120 - 1। तो इस तरीके से यदि 120 से 360 को काटेंगे तो 3 टाइम जाएगा, उसके बाद में 3 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2 चित्र बनेंगे। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। दोस्तों क्राउन ग्लास के सबसे निकट वाले अपवर्तनांक की बात करें तो वह है कनाडा बाल्सम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि इसकी उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास के अपवर्तनांक सूचकांकों की समानता के कारण ही शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को परंपरागत रूप से ऑप्टिकल में दृश्य के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख का वह हिस्सा जो कि तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है वह कौन है। वह है दोस्तों रेटिना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिना। इसका डिस्क्रिप्शन है कि
रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है और इसमें ऊतक की एक पतली परत होती है तो आँख के पिछले हिस्से के अंदर होती है और प्रकाशीय तंत्रिका के पास स्थित होती है। दोस्तों, रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिससे कि लेंस ने केंद्रित किया है और प्रकाश को तंत्रिका संकेत में परिवर्तित करना और इस संकेतों को दृश्य के रूप में पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना इसका काम है। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। दोस्तों, अगर किसी वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति होगा दोस्तों वो आवर्धित। कहने का मतलब है कि उसके आवर्धित आकार होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा बनता है। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। दोस्तों, तारे जो हैं वो अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हवायु के घनत्व परिवर्तन के कारण तारे से आने वाला प्रकाश निरंतर अपवर्तन से गुजरता है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वह उपकरण है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेरिस्कोप। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाज़ों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, ओडोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जबकि पाइरेलियोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम और विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हाइपोमीटर की बात करें दोस्तों तो हाइपोमीटर जो है वो ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है कि रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दांत चिकित्सक या दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा दर्पण है। दोस्तों, वह दर्पण है दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ही दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों के बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए करते हैं ताकि उसमें क्षय का पता लगाया जा सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित डैश से प्रवेश करती है और दोस्तों वो कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। कह रहा है कि कॉर्निया आँख का अगला भाग होता है और यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है और ऑप्टिकल तंत्रिका संकेतों को ले जाती है। इसके बाद में बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वह उपकरण है फोटोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फोटोमीटर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि फोटोमीटर इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में कैलिपर्स की बात करें तो इसका उपयोग किसी धातु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है, जबकि एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और डायनेमोमीटर की बात करें तो डायनेमोमीटर का प्रयोग किसी घूर्णन शाफ्ट के द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है और उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार की लेंस की सलाह देगा। दोस्तों, अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो चिकित्सक है या जो विशेषज्ञ हैं वो रजत को उत्तल लेंस के चश्मा लेने का सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, उसको दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कि उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। और इस स्थिति में रोगी जो है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। दोस्तों, बात करें हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में तो टिंडल प्रभाव होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जब प्रकाश की किरणें आपस में टकराती है तो सूक्ष्म कणों से टकरा करके बिखर जाती है और यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्मोनोलॉजी डैश का अध्ययन है। दोस्तों फिल्मोनोलॉजी की बात करें तो यह आकाशीय बिजली का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं और अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का ऊष्मा और ऊष्मा प्रवैगिकी। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि तापमान स्थिर रहने पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इस नियम को बताने वाला है बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बॉयल का नियम कहता है कि दाब कम होने पर गैस का आयतन बढ़ता है और चार्ल्स का नियम कहता है कि तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है। दोस्तों ग्राहम का नियम यह कहता है कि गैस का प्रसार या प्रवाह की दर उसके दाढ़ द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा। ये नियत दबाव और नियत जल वाष्प सामग्री पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात उस बिंदु तापमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उस बिंदु वह तापमान है जिसे कि 100% की सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के लिए हवा को निरंतर दबाव पर ठंडा करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों हवा का तापमान एक व्यक्ति के आसपास की हवा के तापमान है और इसके आमतौर पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इसके अलावा बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता एक माप है कि जल वायु मिश्रण में अधिकतम मात्रा की तुलना में जल वाष्प कितना संभव है। सतह का तापमान सतह पर या उसके पास का तापमान होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर डैश से तापमान पढ़ता है। दोस्तों क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो ये 35 डिग्री सी से लेकर के 42 डिग्री सी के बीच के तापमान को पढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक मापता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन के फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु की बात करें तो वह है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका माप जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तरीके से अगला प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठोस पदार्थ में ऊर्जा रूपांतरण का एक प्रकार है। वह है दोस्तों ऊष्मा गतिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊष्मा गतिकी। कहने का मतलब है कि ऊष्मा गतिकी में ही ऊष्मा एक प्रकाश का ऊर्जा स्थानांतरण है और ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वायु से ठंडी वायु की ओर चलती है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर न हो जाए और ऊष्मा को दोस्तों जूल में मापा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में ज़्यादा लंबा हो जाता है। वह है दोस्तों तापीय विस्तार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, तापीय विस्तार। कहने का मतलब है कि तापीय विस्तार के कारण ही एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तापीय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एफिल टावर गर्मी में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है और तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होकर के फैल जाती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। दोस्तों गर्मियों के दौरान एफिल टावर जो है वो 6 इंच तक लंबा हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी के उस नियम का नाम बताइए जो यह बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसें समान आयतन समान संख्या में अणु होते हैं। दोस्तों वह नियम है एवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एवोगाद्रो का नियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कह रहा है कि एवोगाद्रो का नियम कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है, जहाँ पर दोस्तों V1 बाई N1 बराबर होता है V2 बाई N2, जहाँ पर V1 है पहला आयतन, उसके बाद में V2 है दूसरा आयतन और N1 है गैस की पहली मान मोल में और N2 है गैस की दूसरी मात्रा मोल में। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करता है। दोस्तों सूर्य जो है वो पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से ही गर्म करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकिरण।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि सूर्य विकिरण के माध्यम से ही पृथ्वी को गर्म करता है। चूंकि अंतरिक्ष में कई माध्यम हमारे वायुमंडल की गैस की तरह ही नहीं, विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे कि अंतरिक्ष गर्मी गमन करती है। दोस्तों, जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है तो यह वायुमंडल के अणु को गर्म करती है और वे अन्य अणुओं आदि को गर्म करती है। इसके बाद में 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकी के पहले नियम की बात करें तो वो कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ही ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है और इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने ऊष्मागतिकी की पहले दो नियमों को संबंधिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है और इन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विलियम थॉमसन ने ही ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों में यह सूचीबद्ध किए थे या संहिताबद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि तापमान का पूर्ण -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विलियम क्रूक्स की बात करें तो विलियम क्रूक्स को थैलियम तत्व की खोज करने का श्रेय दिया जाता है और उसके बाद में लुइस वाल्टर अल्वरेज की बात करें दोस्तों तो इन्होंने एक रेडियो दूरी और दिशा संकेत का आविष्कार किया, जबकि हुक का सबसे प्रसिद्ध कार्य रहा था दोस्तों 1665 ईस्वी में जीवित कोशिका का पता लगाना। इसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म करने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा क्या कहलाती है। दोस्तों, वो कहलाती है निष्क्रिय सौर्यतापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि निष्क्रिय सौर्यतापन घरों में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और सूर्य की अनुपस्थिति में उस ऊष्मा को मुक्त कर देता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक अब शुरू हो रहा है जिसका नाम है तरल यांत्रिकी। इसके बारे में बात करें तो इससे संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। दोस्तों, चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है, जबकि चांदी का अपेक्षिक घनत्व चांदी के घनत्व बटा पानी के घनत्व के बराबर होता है। इसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रखा जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके जब फ्रिज में रखेंगे तो उस पर जो परिणाम होगा या उस पर जो प्रभाव होगा वो होगा दोस्तों कि आखिरकार बर्फ के कारण कांच की बोतल जो है वो फट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि यदि कांच की बोतल पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है और ढक्कन से बंद है और फ्रीजर में डाल दी जाती है तो ये आखिरकार कांच की बोतल जो है वो फट जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। चूँकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है और 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फैलता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका तापमान जो है या इसका आयतन जो है वो सबसे कम और घनत्व जो है वो सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों, बर्फ़ का आयतन जो है पानी के आयतन से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाएगा लेकिन पानी का स्तर वही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टोमीटर जो कि दूध मापने की या दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है और ये दोनों किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगाए गए उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है कि तैराकों को पानी में तैरने में
कौन सा बल मदद करता है? दोस्तों तैराकों को पानी में तैरने के लिए जो बल मदद करता है वह है उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ही ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन है कि समतल सतह पर गिराए जाने वाले जल की बूंदें हमेशा गोलाकार क्यों प्राप्त होती है? दोस्तों ये इसलिए प्राप्त होती है कि अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि सतही तनाव जो है वो तरल सतहों की संभावित न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति है। दोस्तों छोटी बूंद की सतह अणुओं पर ये आंतरिक बल सतह से आयतन अनुपात को यथासंभव छोटा करते हैं और प्रत्येक अणु समान रूप से हर दिशा में खींच जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तरल के भीतर अणुओं पर शून्य बल लगता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है हम लोग का विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा और उसके प्रभाव से संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि आप समान आकार के एक घटक अर्थात कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, उसे कहते हैं दोस्तों कुचालक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कुचालक कहने का मतलब है कि दोस्तों समान आकार के एक घटक अर्थात कंपोनेंट को कुचालक कहा जाता है जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जिन सामग्रियों में मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं उन्हें विद्युत का कुचालक या इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी, कांच, प्लास्टिक इत्यादि ये सारे के सारे कुचालक या इंसुलेटर के उदाहरण हैं। जबकि अर्धचालक की बात करें तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक और अचालक या इंसुलेटर के बीच चालकता होती है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। दोस्तों बात करें तो तांबा, सोना, चांदी, स्टील, एल्युमिनियम और पीतल जैसी धातुएं और बिजली के अत्यंत साधारण और सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? दोस्तों जो एक चालक नहीं है वो है कठोर रबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कठोर रबर जो कि एक चालक नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चालक अर्थात कंडक्टर एक सामग्री है जो कि विद्युत प्रवाह को इसके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। दोस्तों प्रेरक ये इंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो कि एक खराब कंडक्टर है और बिजली या गर्मी के रूप में दोस्तों ये सबसे उच्च प्रवाहीय धातु चांदी, तांबा और सोना है, जबकि एम्पियर जो है दोस्तों वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि Q शुद्ध आवेश है, T समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? दोस्तों इसमें जो सही समीकरण है वो है I = Q/T। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि यदि कोई आवेश Q किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से T समय में प्रभावित होता है तो धारा I तब I = हो जाता है Q/T। दोस्तों आवेश की SI इकाई कूलम है और समय सेकंड है, तो प्रति सेकंड कूलम की इकाइयों में धारा एम्पियर है। धारा की गणना के लिए एक अन्य सूत्र है दोस्तों I = V/R और ओम के नियम के द्वारा ये व्युत्पन्न है। इसके अलावा बात करें तो जहां I जो है वो कंडक्टर के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा है, जबकि V वोल्टेज और R की बात करें तो ये प्रतिरोध स्थिर तापमान है। इसके बाद में 52 नंबर प्रश्न है कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे के नियम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम लोग 53 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका नियम यह बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रभावित होने वाली धाराओं का उपयोग या धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? दोस्तों यह बताता है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि किरचॉफ का पहला नियम अर्थात किरचॉफ का जंक्शन नियम कहता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे कि किरचॉफ का लूप नियम भी कहा जाता है, यह किसी दूरी में विद्युत परिपथ के चारों ओर संभावित विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का
आवेशित यौगिक शून्य है। उसके बाद में विक्टर फ्रॉन्ज हेस ने दोस्तों मॉड्यूल्ड किरण की खोज की। इसके बाद में अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध की स्टिक मापन के लिए किया जाता है। वह है दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट अर्थात सैमुअल हटर क्रिस्टी 1833 के द्वारा आविष्कार किया गया, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा लोकप्रिय बना। दोस्तों इसमें 4 भुजाएं, 2 भुजाएं ज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध शामिल हैं और यह असक्त विक्षेपण के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो उसके प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों फ्यूज तार के संबंध में सही कथन की बात करें तो इसका सही कथन हो जाएगा कि इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें गलनांक जो है वो निम्न होता है और चालकता उच्च होती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कम गलनांक और उच्च चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध है। दोस्तों बात करें तो फ्यूज तार जो है वो एक मिश्रित सामग्री से बना हुआ एक फ्यूज तार है जो कि मध्यम तापमान पर पिघल जाता है और यह सीसा, टीन या जस्ते के मिश्र धातु से बना होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है। दोस्तों इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र सममित रूप से वितरित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है वो संग्रह संतुलित रूप से वितरित है और एक विद्युत आघूर्ण अर्थात सदिश राशि 2 वितरित विद्युत आवेशों के बीच की दूरी का माप है। उसके बाद में द्विध्रुवीय क्षण की बात करें दोस्तों तो ये म्यू इक्वल टू क्यू आर होता है, जहाँ क्यू आवेश होता है और आर आवेशों के बीच की दूरी होती है और इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक दिशा की ओर होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय रेखा किस दिशा से निकलती है। दोस्तों चुंबकीय रेखा की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर विलय या समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर की दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा के द्वारा उत्पन्न विद्युतीय या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। वो होता है दोस्तों यह घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यह घटता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा बढ़ने के साथ बढ़ता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश के आसपास का क्षेत्र है जो कि एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता SI इकाई टेस्ला T, उसके बाद में प्रेरकत्व वे क्या है दोस्तों हेनरी H, जबकि धारिता फैराडे और चुंबकीय प्रवाह अर्थात चुंबकीय प्रेरण क्या है दोस्तों वे है वेबर। इसके बाद में अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4C के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या है। वह है दोस्तों 24 जूल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 24 जूल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विभवांतर को आवेशित कण के द्वारा प्रति इकाई आवेश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे निम्न सूत्र के द्वारा हल किया जाता है। V = W/Q होता है, जबकि जहाँ पर W = V × Q और W = 6 × 4 = 24 जूल होता है। इसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। दोस्तों वो कहलाती है एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एलिमेंट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली के हीटर के तार में या तार के तार को एलिमेंट कहा जाता है। दोस्तों नाइक्रोम तार का उपयोग जो है वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर भी बहुत स्थिर रहता है। और विद्युत फ्यूज की बात करें तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ में धारा के अति प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। वहीं बात करें दोस्तों तो सर्किट में एक स्विच का उद्देश्य विद्युत सर्किट को चालू या बंद करना आसान बनाता है, जबकि बिजली के प्रवाह को चालू या बंद करना है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों इसके लिए जो नियम लागू होता है वो होता है कूलॉम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कूलॉम का नियम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यह बिंदु आवेश माने जाने वाले दो आवेशों को पिघलाने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 62 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है दोस्तों कि एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। दोस्तों एम्पियर के संबंध में यदि सही कथन की बात करें तो इसका सही कथन हो जाएगा, यह एक कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। दोस्तों एम्पियर या एएमपी प्रतीक इसका ए है, ये विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है। इसके बाद में 63 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रभावित होना बंद हो जाती है। दोस्तों जब परिपथ टूट जाता है तो बल्ब में धारा प्रभावित होना बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिपथ टूट जाने पर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यदि परिपथ टूट जाता है तो बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित होना बंद हो जाएगा और विद्युत धारा के निरंतर और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रभावित होते हैं और विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति के दो रूपों का उपयोग करते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी और दिष्ट धारा डीसी है। इसके बाद में अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर हो। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक रूप से आवेशित उप परमाणु कण है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसके बाद में 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। दोस्तों एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि धारा जो है वो आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, धारा आधी हो जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ओम का नियम अर्थात V=IR के अनुसार किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा I और वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध तो गुना कर दिया जाता है तो धारा जो है वो आधी हो जाती है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में की थी, जिसका फार्मूला है दोस्तों V=A गुना ओमेगा या V=I=R। इसके बाद में 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है। दोस्तों वो दर्शाती है ऋणात्मक टर्मिनल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है और सेल के प्रतीक में लंबी पतली खड़ी रेखा जो है वो धनात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। दोस्तों जो कथन सही है वो है कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह जो है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। यह एक सही कथन है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप में प्रवाह में होती है, क्योंकि सभी बंद सतहों में उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है जितनी की बाहर रहती है। इसलिए एक बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। दोस्तों वह है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीरा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हीरा जो है दोस्तों वो विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है, इसलिए 4 सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों में लगे या फंसे हुए होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों इस तरीके से बात करें तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद में 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। दोस्तों इसकी अवधारणा देने वाले थे माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे। इसका डिस्क्रिप्शन है कि माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की और
एक विद्युत क्षेत्र आवेशित पीढ़ी के द्वारा उसके चारों ओर के स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य अवशेष पर बल लगाया जाता है। दोस्तों माइकल फैराडे का प्रथम नियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जमा तत्वों के द्रव्यमान अर्थात m और आवेश q के सीधे अनुपातिक होता है। फैराडे का द्वितीय नियम की बात करें तो फैराडे का द्वितीय नियम है दोस्तों कि जब श्रृंखला में जुड़े हुए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स तत्वों के माध्यम से समान मात्रा में विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक समकक्ष वजन के सीधे अनुपातिक होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का एक कुल अवशेष आवेश कितना होता है? वह होता है दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होगा। इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न को देखें तो 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह क्या करता है दोस्तों? यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वस्तुएं अच्छी संवाहक होती है और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो धातु आयन कंपन करना शुरू कर देती है, जिससे कि प्रतिरोध में वृद्धि होती है और इसलिए चालकता जो है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? दोस्तों वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ब्रोमीन जो है वो बिजली का सुचालक नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेफाइट को छोड़ करके अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जबकि एकमात्र ऐसा अधातु है दोस्तों ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। इसके बाद में 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? वह है दोस्तों फ्यूज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। इसका डिस्क्रिप्शन है कि फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ में अति प्रवाह धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है और इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो कि बहुत अधिक धारा प्रभावित होने पर पिघल जाती है, जिससे कि धारा रुक जाती है या बाधित हो जाती है। इसके बाद में 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो कि समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? वह है दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक प्राथमिक बल नहीं है और ये दोस्तों समुद्र की धारा को प्रभावित भी नहीं करता है, समुद्र की धारा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महासागरीय धाराएं या हवा कोरियोलिस बल, ये तापमान और लवणता भिन्नता उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण पानी के द्रव्यमान के घनत्व अंतर के कारण हो सकती है। इसके बाद में 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? वह है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। इसका डिस्क्रिप्शन है गैल्वेनोमीटर अर्थात बिजली की शक्ति नापने का एक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर वह एक सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए या इसको इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। दोस्तों परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक समान रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के तथा घुमाव की संख्या के समानुपाती होता है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए परिनालिका की स्थिति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सीमा संबंध नहीं है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे समय एक समान रहता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है? वह दोस्तों गामा किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गामा किरणों में सबसे अधिक आवृत्तियाँ, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य और उच्चतम ऊर्जाएं पाई जाती है। दोस्तों रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण की सबसे कम ऊर्जा होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? वे थे दोस्तों आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकत्व का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर ने रखा है। दोस्तों माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद में प्रति चुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन की खोज की। जबकि विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक शाखा है जिसमें कि विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन शामिल है और यह एक प्रकार का भौतिक संपर्क है जो कि विद्युत आवेश कणों के बीच होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि बल और दबाव से संबंधित है। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों जड़त्व के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और चारों कथन में से जो कथन सही है उसके बारे में बात करें तो कह रहा है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। यह कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि चूंकि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान अर्थात I = mr² के सीधे अनुपातिक है इसलिए द्रव्यमान बढ़ाने पर या द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व भी बढ़ जाएगी। दोस्तों जड़त्व को पदार्थ की एक विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा यह एक सीधी रेखा के साथ आराम की स्थिति या समान गति को बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों जड़त्व के प्रकारों में आराम की जड़त्व, उसके बाद में गति का जड़त्व और दिशा की जड़त्व शामिल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 80 नंबर प्रश्न और 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुक्त रूप से गिरने वाली। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए या मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर वेग की वृद्धि के साथ साथ सीधी रेखा में यात्रा कर रही होती है तो वस्तु को एक समान त्वरण में कहा जाता है। दोस्तों परवलयिक गति एक परवलय के आकार की एक पथ में यात्रा करने वाली वस्तु की गति है जैसे कि गोल्फ की गेंद का मार्ग और पत्थर का फेंकना। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 81 नंबर क्वेश्चन और 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश एक विशेष दिशा में वेग कहलाता है। वो है दोस्तों चाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा चाल एक विशेष दिशा में वेग कहलाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गति या चाल एक विशिष्ट दिशा के साथ वेग है। दोस्तों यह समय के संबंध में विस्थापन के परिवर्तन की दर है और यह एक सदिश राशि है जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसके बाद में 82 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति कितनी है या किसी वस्तु की गति क्या है यदि उसका वेग स्थिर है। दोस्तों उस वस्तु की गति जो है वो समान रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा समान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक समान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो सीलिंग फैन की ब्लेड की गति और असमान गति की बात करें दोस्तों तो इसका उदाहरण हो जाएगा वस्तु अलग अलग गति से चलती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पे बात करें दोस्तों तो वह है ट्रेन की गति। इसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। वह है दोस्तों दूरी समय ग्राफ ही किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है और उस ग्राफ में रेखा का ढलान वस्तु की गति के बराबर है। दोस्तों गति और दूरी जो है वो अदिश राशि है जबकि विस्थापन और वेग सदिश राशि है। इसके अलावा बात करें तो वेग विस्थापन समय ग्राफ ये सदिश राशि है जबकि विस्थापन ये सदिश राशि है और त्वरण की बात करें तो त्वरण वेग समय ग्राफ ये सदिश राशि है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश स्थिति का परिवर्तन है। वह है दोस्तों गति स्थिति का परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गति समय के साथ किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और उसके बाद में अपस्फीति वाले गुब्बारों के द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। दोस्तों वो करता है न्यूटन के गति का नियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि न्यूटन जिसका पुस्तक है दोस्तों प्रिंसिपिया 1686 ईस्वी में, वो रॉकेट के सिद्धांत जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले 3 प्रकार के तरल प्रणोदक जो है वो है पेट्रोलियम, उसके बाद में क्रायोजेंस और उसके बाद में हाइपरकोलिक। पाउली अपवर्जन सिद्धांत 1925 के अनुसार फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत 1831 में और पहला और दूसरा नियम रुडोल्फ कोलोसियस और उसके बाद में विलियम थॉमसन का 1860 ईस्वी में।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग अर्थात इम्पल्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आवेग या इम्पल्स की बात करें दोस्तों तो इसे परिभाषित किया जाता है कि किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल ही दोस्तों किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल ही आवेग या इम्पल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि किसी वस्तु के समूह को बदलने के लिए समय के साथ कार्य करने वाले बल के प्रभाव का वर्णन या मात्रा निर्धारित करने के लिए आवेग अर्थात इम्पल्स का उपयोग किया जाता है। यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यह थोड़े समय के लिए कार्य करता है और यह बल की तरह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक या इंटरमोलेक्युलर बल को लंदन बल भी कहा जाता है। वो कहा जाता है दोस्तों प्रकीर्णन बल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन बल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक गैर ध्रुवीय अणु में अस्थायी द्विध्रुव के गठन के कारण लंदन बल या प्रकीर्णन बल सबसे कमजोर अंतराण्विक बल या अस्थायी आकर्षण बल है। दोस्तों द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल जो कि कमजोर आकर्षण जिसके परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय अणु एक परमाणु में या एक गैर ध्रुवीय अणु में एक द्विध्रुवीय अणु को गैर द्विध्रुवीय प्रजातियों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बिगाड़ के प्रेरित करता है। इसके बाद में बात करें तो द्विध्रुव बल ये ध्रुवों अणुओं के बीच आकर्षण बल है। जबकि हाइड्रोजन बंध बल की बात करें तो ये एक अंतःक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन शामिल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। दोस्तों संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेशीय बल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि संपर्क बलों के प्रकार हैं पेशीय बल, घर्षण बल, तनाव बल, सामान्य बल, उसके बाद में वायु प्रतिरोध बल, फिर उसके बाद में अनुप्रयुक्त बल और स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन। और 89 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है दोस्तों कि चाल क्या है। चाल की बात करें दोस्तों तो यह किसी वस्तु के द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि चाल अर्थात स्पीड ये सदिश राशियां हैं। इसको किसी भी दिशा में किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन। और 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों दो कथन दिया हुआ है। पहला है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है जो कि कथन गलत है। दूसरा है कि द्रवों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रंक्स कहा जाता है जो कि बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरीके से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात केवल कथन दो सही है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि सर्पी घर्षण अर्थात स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये स्थैतिक घर्षण अर्थात रोलिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। जब कोई पिंड किसी सतह पर लुढ़कता है तो स्थैतिक घर्षण अर्थात रोलिंग ड्रैग गति का विरोध करने वाला बल होता है। उसके बाद में सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण एक घर्षण बल है जो तब प्रकट होता है जब दो पिंड फिसलने वाले संपर्क में आते हैं। जब कोई ठोस पिंड किसी द्रव अर्थात तरल या गैस के साथ में परस्पर क्रिया करता है तो ठोस पिंड पर एक घर्षण बल उत्पन्न होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। दोस्तों न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है वो बल की मात्रात्मक परिभाषा को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और न्यूटन के दूसरे गति के अनुसार ही दोस्तों होता है F=ma। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम जिसमें कहा गया है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल F पिंड के द्रव्यमान m के बराबर होता है जो कि उसके द्रव्यमान के केंद्र F बराबर ma के त्वरण से गुना होता है। इसके बाद में बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न के बारे में। तो कह रहा है कि डैश बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर के क्रम की है। वह है दोस्तों दुर्बल परमाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि दुर्बल परमाणु बल बहुत छोटे अर्थात 10⁻16 मीटर रेंज और 10⁻13 सापेक्ष शक्ति, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये अनंत रेंज की है और 10⁻39 ये सापेक्ष शक्ति है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल ये अनंत रेंज और 10⁻2 मीटर सापेक्ष शक्ति। जबकि प्रबल परमाणु बल की बात करें तो ये लघु आकार का या लघु परमाणु आकार 10⁻15 मीटर रेंज का और एक सापेक्षिक शक्ति के बराबर है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दोस्तों त्वरण की बात करें तो ये वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि त्वरण को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कोई वस्तु अपना वेग बदलती है और एक सदिश राशि है जो कि त्वरण की इकाई जो है दोस्तों वो मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद में 94 नंबर प्रश्न है कि यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। वो होता है दोस्तों दोनों बल के परिमाण का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अंतर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यदि दो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। इसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को विरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विरोध। इसका डिस्क्रिप्शन है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण बल हमेशा लागू बलों का विरोध करता है। दोस्तों घर्षण वह बल है जो ठोस सतहों, द्रव्य की परतों और एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले भौतिक तत्वों की सापेक्ष गति का विरोध करता है और घर्षण बल बराबर होता है F = म्यू एन, जहाँ पर F क्या है दोस्तों, F है घर्षण बल और म्यू है घर्षण गुणांक, जबकि उसके बाद n है दोस्तों लंबवत बल। इसके बाद में 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है और यह क्या दिखाता है। दोस्तों गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है वो प्रकाश चमकने या बिजली चमकने के कुछ देर बाद सुनाई देता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्वनि की गति जो है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत देर बाद सुनाई देती है और इससे यह पता चलता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है, जबकि वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड है और एक स्थिर स्रोत से प्रकाश जो है वो है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि चंद्रमा से बात करें दोस्तों तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश जो है वो 1.3 सेकंड में आता है और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसके बाद में 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव्य में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। दोस्तों उसमें विभाजित किया जाता है क्षेत्रफल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रति इकाई क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को दाब के रूप में जाना जाता है, अर्थात दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। इसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक बाह्य निकाय है जो कि किसी पिंड की आराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। वह है दोस्तों बल। कहने का मतलब है कि बल एक बाह्य निकाय है जो कि किसी वस्तु के किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बदलने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि बल वह बाह्य निकाय है जो किसी वस्तु या पिंड पर उसकी स्थिर अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद में 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है। दोस्तों संरक्षी बल की विशेषता की बात करें तो वह है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्य योग्य है और यह एक संरक्षी बल की विशेषता है। दोस्तों संरक्षी बल वह बल होता है जिसमें उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल गति के आरंभ और अंत बिंदु पर निर्भर करता है। दोस्तों यह कार्य के दौरान लिए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। जबकि बात करें दोस्तों तो संग्रहित ऊर्जा कार्य के रूप में पुनर्प्राप्य करने योग्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। वो मापा जाता है दोस्तों बल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तार या धागा तनाव के समानुपाती बल के साथ मुड़ने का प्रतिरोध करता है। इसके बाद में 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। दोस्तों इसमें टार्क जो है वो एक अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि टार्क एक सदिश राशि है जिसमें कि परिणाम और दिशा ये दोनों होते हैं। इसके बाद में
102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व किसके समानुपातिक है। दोस्तों जड़त्व की बात करें तो ये द्रव्यमान के समानुपातिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होती है और जड़त्व किसी वस्तु की एक विशेषता है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का अगला जो टॉपिक है वह है ध्वनि से संबंधित, और ध्वनि से संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है। वह है दोस्तों वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है, जबकि डेसिबल का चिन्ह डीबी होता है। दोस्तों श्रव्य ध्वनियों का ध्वनि दाब स्तर जो है वो 0 डीबी से लेकर के 120 डीबी अर्थात डेसिबल के बीच होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति 25 डिग्री सी पर डैश में सबसे अधिक होती है। वो होती है दोस्तों एल्यूमिनियम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है और ध्वनि का वेग सामग्री और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होती है, जबकि उदाहरण के तौर पे बात करें तो उदाहरण के लिए ध्वनि वायु में 343 मीटर प्रति सेकंड का यात्रा करती है और पानी में 1481 मीटर प्रति सेकंड लगभग 4.3 गुना तेज गति से यात्रा करती है। और लोहे की बात करें तो लोहे में 5120 मीटर प्रति सेकंड लगभग 15 गुना तेज गति से यात्रा करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है ध्वनिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनिकी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन ध्वनिकी कहलाता है। दोस्तों प्रकाशिकी की बात करें तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के प्रकाश और दृष्टि के गुणों और परिघटनाओं से संबंधित है, जबकि फोटोनिक्स प्रकाश तरंग का भौतिक विज्ञान है। और खगोल भौतिकी की बात करें तो खगोल भौतिकी अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है जो कि ब्रह्मांड को समझने के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान के नियमों को लागू करती है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोगों का 106 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ज में इसकी आवृत्ति किसके बराबर होती है। वह होती है दोस्तों 0.01 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1 किलो हर्ज अर्थात 1000 दोलन प्रति सेकंड और 10 दोलन प्रति सेकंड बराबर 10/1000 इक्वल टू 0.01 किलो हर्ज। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। दोस्तों ये जो है वह है कि एक बंद पाइप में एक वायु स्तंभ का कंपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए जो कि कह रहा है कि वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। दोस्तों वायु स्तंभ के कंपन के दूसरे मोड में 2 नोड और 2 एंटी नोड होता है। इससे ये पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 108 नंबर क्वेश्चन, और 108 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। दोस्तों इसमें ध्वनि की जो अनुमानित गति है वो होती है 1498 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति को समीकरण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वह दोस्तों v इक्वल टू के पी का होल टू द पावर -1/2, जहाँ पर v ध्वनि की गति है और k संपीड्यता और p क्या है दोस्तों, p है घनत्व। और वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि पानी में ध्वनि की गति सामान्य तापमान और दाब पर 1498 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं ठोस की बात करें तो ठोस में ध्वनि की चाल है दोस्तों 5000 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में 109 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ती हैं। दोस्तों चमगादड़ जो है वो पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पराध्वनिक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चमगादड़ पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं और वे अपने द्वारा उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह करते हैं। दोस्तों अगर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाए तो चमगादड़ शिकार की राह में निकल जाता है
और यदि उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह नहीं हो पाता है तो इससे यह पता चलता है कि इसके रास्ते में कोई शिकार नहीं है। इसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना है। दोस्तों हवा में यदि ध्वनि की वेग की बात करें तो वह है 343 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ध्वनि तरंग के द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड या 2.9 सेकंड में 1 किलोमीटर या फिर 4.7 सेकंड में 1 मील होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे किस गति पर यात्रा करने वाला कहा जाता है। दोस्तों जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे पाराध्वनिक गति पर यात्रा करने वाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पाराध्वनिक इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पाराध्वनिक मैक संख्या अर्थात m = वस्तु की गति बटा ध्वनि की गति होती है। अगर m जो है वो 1 से छोटा है तो यह अवध्वनिक है, अगर m 1 के बराबर है तो ये ट्रांसोनिक है और m अगर 1 से बड़ा है तो ये पाराध्वनिक है, जबकि m अगर 5 से बड़ा है तो ये हाइपरसोनिक है। इसके बाद में 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। दोस्तों वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हानिकारक माना जाता है और ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। इसके बाद में 113 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। दोस्तों मनुष्यों के लिए यदि ध्वनि की श्रव्य सीमा की बात करें तो वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। वह जीव है दोस्तों चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा चमगादड़। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चमगादड़ 20 से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज की ध्वनि की पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करता है और ये ध्वनि तरंगे को प्रतिनिधिया या प्रतिध्वनिया शिकार के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों ध्वनि जो है वो निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर पाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में यात्रा नहीं करता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा अब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1797 और 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक स्थिरांक का मान क्या है। दोस्तों इसका यदि सार्वत्रिक स्थिरांक की बात करें तो वह है दोस्तों 6.75 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश द्वारा कैवेंडिश प्रयोग 1797-98 प्रयोगशाला में द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए पहला प्रयोग था और जिसने कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.75 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर का मान दिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम अस्पष्ट है। दोस्तों ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार के बारे में बताता है। दोस्तों न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो कि उसके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधा अनुपातिक है और उसके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में 118 नंबर प्रश्न को देखें तो 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगभग कितना है। दोस्तों प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग
10 न्यूटन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही आंसर होगा 10 न्यूटन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो द्रव्यमान वाली वस्तु या द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो F = m1 × m2/r² होता है, जहाँ पर बल होता है दोस्तों F होता है बल, m1 होता है वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और m2 होता है वस्तु का दूसरी द्रव्यमान, और r होता है द्रव्यमान के केंद्र के बीच की दूरी। इसके बाद में 119 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। वह है दोस्तों जोहान्स केपलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्स केपलर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रस्तावित किए, और ये 3 नियम हैं, और ये 3 नियमों के अनुसार की बात करें तो पहला है दोस्तों कि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घ वृत्त है जिसमें सूर्य 2 केंद्रों के बीच में या 2 केंद्रों के बीच में से एक पर होता है। इसके बाद में इससे संबंधित जो दूसरा नियम है वो है कि एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला एक रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों में पार करता है। इसके बाद में इससे संबंधित जो तीसरा नियम है वो कहता है कि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की ऊंचाई के घनत्व की समानुपाती होता है। इसके बाद में 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। दोस्तों इस बात को सबसे पहले पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गैलीलियो ने ही सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से नीचे गिरती है और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती है। गैलीलियो गैलीली आधुनिक इटली से थे और उन्हें अवलोकन खगोल विज्ञान और आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है। वह है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दूरी पर लगने वाले बल वे बल हैं जो कि शरीर के भौतिक संपर्क में न होने पर भी कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल, दोस्तों घर्षण, तनाव तथा खिंचाव संपर्क बल है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। 122 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाने के लिए सबसे पहले LIGO यंत्र का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि LIGO का प्रयोग पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया गया था। दोस्तों लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव और ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने और एक खगोलीय उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन विकसित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर भौतिकी प्रयोग और वेधशाला है। इसके बाद में 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है और इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा है। वह है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है जिसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके बाद में 124 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। वह है दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा ग्रह, तारे, आकाशगंगा और यहाँ तक कि प्रकाश सहित द्रव्यमान और ऊर्जा वाली सभी चीजें एक दूसरे की ओर लाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण भौतिक वस्तुओं को भार देता है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण समुद्री ज्वार का कारण बनता है। जी का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि जी का अर्थ होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ से अगले टॉपिक कार्य और ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इन सभी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।